नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कतर में कैद 8 पूर्व नौसेना अफसरों को नहीं होगी फांसी। ये आपने देखा होगा, इन पर जासूसी के आरोप लगे थे और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। अपीलीय न्यायालय ने फांसी की सजा को कैद में बदला और इस सजा को भी आगे चुनौती देने का होगा विकल्प। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कानूनी या फिर कूटनीतिक मदद देते रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के साथ संपर्क में है। और इसी माह कतर के अमीर से मिले थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। और कतर की बात करें तो आप देखते हैं कि इसकी राजधानी आपको दोहा देखने को मिलेगी। आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी है और ये आप लोगों को एशिया में, पश्चिम एशिया में देश देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए एक कतर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको कतर दिखाई दे जाएगा। देखिए एक कतर है, आप देखेंगे, ठीक है। यही फारस की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आए प्रियंका का नाम। कांग्रेस महासचिव ने रियल एस्टेट एजेंट से फरीदाबाद में किया भूमि सौदा। प्रियंका गांधी ने 2006 में जिस एजेंट से भूमि खरीदी, 2010 में उसे ही बेच दिया। और ईडी के आरोप पत्र में प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को आरोपित नहीं बनाया गया। इसमें एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को वैध बनाना एक तरह से, ठीक है। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग में आप देखते हैं कि जो अवैध तरीके से पैसा कमाते हैं फिर उसे वैध बनाने के लिए करते हैं। असम में शांति की दिशा में उल्फा के साथ समझौता आज होगा। पूरे पूर्वोत्तर भारत और खासकर असम में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता कर उनकी सशक्त कैडर को मुख्य धारा में जोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को उल्फा के राज खोआ गुट के साथ समझौता पर हस्ताक्षर होगा। एक और बात आप लोग जानते हैं, देखिए ये हमारे ही देश के लोग हैं और हमारे ही देश के लोगों ने संगठन बनाए हुए हैं, तो इनसे हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते हैं और हमारे अपने लोग हैं, इसलिए समझौता करने में ही अच्छी भलाई रहती है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको असम में देखने को मिलेगा। दिसपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी देखिए भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। भारत रूस संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पुतिन कह रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दुनिया में वर्तमान में उथल पुथल के बावजूद रूस के भारत और उसके लोगों के साथ संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत में अगले आम चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक समीकरण बने, लेकिन दोनों देश मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखेंगे। देखिए आप लोग देखिए, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये आप लोगों को यहाँ रूस देखने को मिल जाएगा। और यूरोप में भी कुछ हिस्सा इसका पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है रूस का, ये भी याद रखिएगा इसमें, ठीक है। हाफिज सईद को भारत के हवाले करे पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय ने कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का किया आग्रह। मुंबई आतंकी हमला मामले में वांछित है लश्कर सरगना। ये 26/11 का जो हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। पाकिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे, पाकिस्तान से। बंगाल सरकार एमफिल को लेकर नहीं मानेगी यूजीसी का दिशा निर्देश। यूजीसी ने कहा था कि छात्रों को एमफिल डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं लेना चाहिए, अब मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आप देखते हैं कि यूजीसी ने भले ही कहा है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार इसे नहीं मानेगी। यूजीसी के बारे में आपको बता देता हूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसे आप लोग क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं मैं। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। और वेस्ट बंगाल अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, ये पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिल जाएगा। कोलकाता इसकी राजधानी है।
और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। देश को पुनः राजा महाराजाओं के युग में ले जाना चाहती है भाजपा, ये आप देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं। और नागपुर रैली में कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रही है सत्तारूढ़ पार्टी, नागपुर महाराष्ट्र में। 2024 में लोकसभा चुनाव है ना, आप लोग बताइए लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है, ये आप लोगों से सवाल है मेरा। हरियाणा के 2 अधिकारी नहीं दे सके जवाब, मुख्यमंत्री ने छुट्टी पर भेजा। जन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख और मुख्य अभियंताओं को कमेटी की बैठक से बाहर निकाला गया है। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई है। जहरीली हवा से जुड़े मामले में मंत्रालय के अस्पष्ट जवाब पर एनजीटी ने लगाया जुर्माना। सीपीसीबी को एनजीटी ने 1 माह में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। और देखिए राष्ट्रीय नेशनल ट्रिब्यूनल है ना, ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसी की बात हो रही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 3 माह में 14 एयरपोर्ट टर्मिनलों का होगा उद्घाटन। ये कौन कह रहा है, सिंधिया कह रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ये। अर्धसैनिक बल आधिकारिक संचार के लिए अब करेंगे संदेश ऐप का प्रयोग। जनवरी के पहले सप्ताह से सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए अर्धसैनिक बलों को संदेश ऐप का प्रयोग करना होगा। मोदी अबू धाबी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। 14 फरवरी 2024 को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। मंदिर से जुड़े एक्स अकाउंट पर पीएम को आमंत्रित करने की तस्वीर भी साझा की गई है संयुक्त अरब अमीरात में। 5 कोर्ट हाई कोर्ट के लिए नए सीजे की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इलाहाबाद, गुवाहाटी और झारखंड के उच्च न्यायालयों के लिए। देखिए जो कॉलेजियम व्यवस्था है ना, इससे आप देखते हैं कि इसी से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कोर्ट में, तो उसी की बात हो रही है। राजस्थान कैडर की नीना सिंह को सीआईएसएफ की जिम्मेदारी मिले। नीना सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। G20 उपग्रह के लिए भारत ने सदस्य देशों से किया योगदान का आग्रह। सोमनाथ कह रहे हैं पीएम मोदी ने किया था G20 उपग्रह लॉन्च करने का प्रस्ताव। 6 जनवरी को अपने गंतव्य पर पहुंचेगा आदित्य L1। देखिए इसरो की अगर हम बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा आपको। जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण। प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट पर लगाई मोहर। एक बात आप सभी जानते हैं कि देखिए 370-35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर से जो विशेष यह संविधान की बात होती है तो अलग ही संविधान था, सब कुछ हट चुका है। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी देखने को मिलेगी। यहाँ त्वरित न्याय के लिए नए कानून समय सीमाओं में बंधे हैं। एफआईआर से लेकर फैसला सुनाने तक की निश्चित है अवधि। नई व्यवस्था में 120 दिन के अंदर केस ट्रायल पर आ जाएगा। अभी आपने देखा है क्या जो नए कानून आए हुए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है इसमें। ये आप देखिए राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, खूब आप देखते हैं।
ये आप देखिए, दग डया ने थामा 8 जरूरतमंद बच्चों का हाथ। ये पुरी जिले के एकेश्वर में बच्चों के समूह की ओर से आज किया जा रहा है दग डया महोत्सव का आयोजन। अपनी मेहनत की कमाई छात्रवृत्ति के रूप में जरूरतमंदों को प्रदान करेंगे। अच्छी पहल है इस तरह की। ये आप सभी जानते हैं कि जनवरी में आप देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होना है, और भव्य राम मंदिर जो बन रहा है ना, जब कहाँ, अयोध्या में, तो उसी की बात हो रही है और तैयारी चल रही है, उसी पर बातें लिखी जा रही हैं। जिंदगी की जंग हार गए डीएमडीके के संस्थापक और लोकप्रिय तमिल अभिनेता कैप्टन विजयकांत कोरोना से संक्रमित होने के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। निमोनिया के इलाज के लिए कराया गया था भर्ती इन्हें। चलिए, एएनएचआरसी सदस्य के तौर पर विजय भारती सयानी ने संभाला कारभार। इसके बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जरूर याद रखिए, इस तरह के संस्थानों से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। एनएचआरसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुदूर आदिवासी गांव में शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण संघ जगाए नशा मुक्ति का अलग। झारखंड का लखाई डी है गांव प्रधान कान्हू राम टूडू के संकल्प से अन्न के लिए भी बना पेड़ा स्रोते। अच्छी पहल है। अब आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। और जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, निबंध लिखते हैं ना, तो वहां भी आप लोगों को यहाँ से पॉइंट मिल जाते हैं। संघर्ष के नए नए मोर्चों के बीच भारत। वैश्विक ढांचे की दशा दिशा को लेकर बचे खुचे संदेह भी संभवतः इस साल दूर हो गए होंगे। विश्व में संघर्ष के नए नए मोर्चों का खुला नियंत्रण जारी है। हितों के टकराव से नया वैश्विक परिवेश आकार ले रहा है। महाशक्तियों के बीच विभाजक रेखाएं और चौड़ी हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अपनी आभा खो रहे हैं और वैश्विक आर्थिक ढांचे का विखंडन और तेज हो गया है, क्योंकि उभरती हुई नई तकनीकें अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के निर्धारक में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। वैश्विक स्तर पर नेतृत्व शून्यता की स्थिति भी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बेहतर स्थितियां बनाने में अक्षमता के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास संघर्ष तक यह स्पष्ट है कि विभिन्न देशों के बीच रिश्तों के दृष्टिकोण से युद्ध एक अहम पहलू के रूप में वापस उभरा है। ताकत की भूमिका न केवल समकालीन वैश्विक ढांचे की एक मुख्य कारक के रूप में भी प्रत्यक्ष हो रही है, बल्कि इसकी क्षमताएं यह संकेत भी करती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजक प्रकृति देशों के व्यवहार पर निरंतर दबाव डाल रही है। संस्थान, बाजार या फिर आप देखिए फिर स्थापित मानदंडों के माध्यम से भी कोई राहत नहीं। शक्तिशाली जो चाहता है वह कर रहा है और कमजोर वैसे ही भुक्तभोगी बना हुआ है। असल में आज दुनिया में वही सामान्य मान लिया गया है जो सदियों पहले हुआ करता था और प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय तंत्र उसे अपने ही जोखिम पर विस्मत कर बैठा है। और ये टकराव एक ऐसे दौर में हो रहे हैं जब अमेरिका और चीन के बीच शक्ति को लेकर होड़ और तेज होनी शुरू हो गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र इस टकराव के सबसे बड़े केंद्र के रूप में हो रहा है और जहां आप देखें तनाव अपने चरम पर है। विश्व में कोई व्यवस्था ना होकर अव्यवस्था का बोलबाला है और जिसे एक सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता है और ऐसा नेतृत्व कहीं आसपास भी नहीं दिखता है। इसका अर्थ यही है कि हम साल 2024 का स्वागत ऐसे विशिष्ट भाव के साथ करने जा रहे हैं जहां अतीत के रूख रवैये और रुझान से भविष्य का अनुमान लगाना कठिन होगा। हिंसा का भयावह साया हमेशा से देशों के बीच संबंधों को तय करने में प्रभावी भूमिका निभाता आया है। हालांकि समय के साथ इसका रूप स्वरूप कुछ बदलता रहा है। जैसे चीन इस समय खुद को और ताकतवर बनाने के उपक्रम में लगा है, तो यूरोप अपने सामरिक पंखों को कतरने में है और भू राजनीति में प्रासंगिक किरदार बने
रहने के लिए यूरोप का संघर्ष असल में उसके हार्ड पावर को त्यागने की इच्छा का ही प्रतिबिंब है। और दूसरी ओर आप देखिए अमेरिका के प्रतिद्वंदी जिस प्रकार हाथ मिला रहे हैं उसे देखते हुए दुर्जेय अमेरिका सैन्य ढांचे के लिए विभिन्न मोर्चे पर संतुलन साधना मुश्किल हो जाएगा होता जाएगा। और यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज अधिकांश देश अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। समकालीन संघर्ष में हिंद प्रशांत क्षेत्र सबसे प्रमुख अखाड़ा बना हुआ है, इसलिए वैश्विक राजनीति एवं आर्थिकी का केंद्र इसी क्षेत्र की ओर झुका है। परिस्थितियों को देखते हुए ही सैन्य खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई है और सेनाएं नई सामरिक वास्तविकताओं के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश में लगी है। यही कारण है कि क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्ति संतुलन को आकार देने में अपनी सीमित क्षमताओं को देखते हुए यूरोपीय संघ को हालात के हिसाब से हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ आने को विवश होना पड़ा। यहाँ तक कि आप देखिए जर्मनी और जापान ने अपनी हार्ड पावर क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने रणनीतिक विकल्पों का नए सिरे से मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। यह बड़े बदलाव का स्पष्ट प्रमाण भी है। संकटों और संघर्ष के इस दौर में भारत को G20 में की अध्यक्षता के माध्यम से अपने नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिला है। इसने आप देखिए भारत को मुश्किलों से जूझ रहे वैश्विक ढांचे की शीर्ष पर सक्रियता की गुंजाइश दी कि वह बहुपक्षवाद के भारतीय प्रारूप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करे। इसमें भारत का लक्ष्य मतभेदों से जूझ रही महाशक्तियों को वार्ता की मेज पर लाना और ऐसा करके वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी साख को मजबूत करना था। भारत की G20 अध्यक्षता का उद्देश्य ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही दुनिया को एकजुटता की ओर उन्मुख करना रहा। चूंकि भारत स्वयं एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र है तो उसकी यह विशेषता उसे वैश्विक चुनौतियों पर विचार करने की दृष्टिकोण से विभिन्न अंशभागियों को साथ लाने में भी सहायक रही है। भारत में आयोजित G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक विश्व एक परिवार एक भविष्य में भी वैश्विक ढांचे को लेकर भारत की अवधारणा और उसमें अपने भूमिका की छाप थी। नई दिल्ली ने यह सिद्ध भी किया कि उसकी ऐसी संकल्पना महज भाषणबाजी नहीं है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुटता की अपील के साथ ही संसाधनों की दृष्टि से कमजोर देशों की मदद का आह्वान किया था, जबकि उसी दौर में विकसित देशों का पूरा ध्यान खुद पर लगा हुआ था। कुछ तो अपनी जरूरतों से कई गुना ज्यादा वैक्सीन का भंडार जमा किए हुए थे। एक विश्वव्यापी संकट के समय भारत ने अपने समक्ष उपलब्ध मंच और विकल्पों का हरसंभव उपयोग कर यह उदाहरण पेश किया कि देशों को अपनी आंतरिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वैश्विक सक्रियता को बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही आप देखेंगे यह वैश्विक नेतृत्व की कमी को पूरा करने का भी एक प्रयास था, विशेषकर तब जब चीन और अमेरिका दोनों की कमजोरियां उजागर हो चुकी हैं और भारत ने यह दर्शाया कि सीमित संसाधनों वाला देश भी समान सोच वाले देशों की चिंताओं का समाधान कर उनके साथ मिलकर छोटे देशों में क्षमताएं बढ़ाने के जरिए नेतृत्व प्रदान कर सकता है। जब दुनिया एक सुनियोजित ढांचे के लिए संघर्ष कर रही है तब भारत विश्व की को सार्थक रूप में से दिशा देने में सक्षम दिखा तो यह गुजरते साल की एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। भारत को अपनी इस भूमिका का निर्वाह करने के लिए आगे और तत्पर रहना होगा। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के में उपाध्यक्ष, इनका नाम है हर्ष भी पंत। देखिए इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, ये जरूर पढ़ा करिएगा। सहयोगियों के समक्ष कांग्रेस का समर्पण, संगठन में बदलाव से पार्टी एक तरह से INDI के घटकों को ही साधने की कोशिश करती दिख रही है। ये आप देखिए 2024 में गठबंधन हो रहा है ना, इंडिया नाम से जो अलायंस बना है, तो उसी की बातें हो रही हैं। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो पढ़ सकते हैं जरूर। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभिनव बनाम पुरातन, पड़ोसी सहकर्मी या संबंधी द्वारा नई संपत्ति कार्य या आदि अधिग्रहण करने पर सुखद लगना एक उच्च मानवीय गुण है। दूसरों की समृद्धि से उद्गिर्ण होने वाला सुख चैन से नहीं जी सकता है। दूसरों के बैंक बैलेंस से विचलित होना निम्न सोच दर्शाता है। वजह इसके लिए अपने पास क्या नहीं है, मनन इस पर होना चाहिए कि अपने पास क्या है और कितना है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। राहत की बात, कतर की जेल में आप देखिए जो बाहर बंद 8 पूर्व अधिकारी थे ना, उन्हें मौत की सजा को रोक दिया गया ना, उम्र कैद में बदल दिया गया। अभी भी विकल्प है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। या आप देखिए सुदली सरकार झारखंड के बलिदानियों के गांव के विकास की योजना शुरू तो हुई लेकिन इसका अपेक्षित लाभ
अब तक लक्षित समूह को नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार ने बड़े जोर शोर से शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की थी। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी थी। और योजना थी अमर बलिदान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत आदि के गांवों का विकास होगा, ये कहा गया था। इतनी जल्दी क्यों है ये आप देखिए, लोगों द्वारा ऑनलाइन खरीदी गई वस्तु को सीख पाने की तलब दिनों दिन बढ़ रही है। वे अब चुटकियों में अपने सामने खरीदी गई वस्तुओं को पाने की हसरत रखते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि दोष सिर्फ कंपनियों का ही नहीं है बल्कि ग्राहकों का भी है, जो उत्पाद को पाने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। लिहाजा 10 मिनट में डिलीवरी जैसी योजना धैर्य की कमी दिखा रही है और दूसरों की जान को जोखिम में डाल रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनियां बाजार में अपना दबदबा बनाए रखने और ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए हर तरह का कदम उठाती है। लेकिन अहम सवाल उन असंतुष्ट ग्राहकों का है जिनका धैर्य समय से पहले खत्म हो जाता है। मशीनीकरण के दौर में हमारी संवेदनाएं लुप्त होती जा रही हैं, इसलिए हम दूसरों के हितों की परवाह किए बिना डिलीवरी मैन को तुरंत उत्पाद देने वाली मशीन समझ बैठ रहे हैं। मनुष्य से मशीनी कार्य की यह अपेक्षा बेईमानी है। ऐसे में ग्राहक मानवीय पहलू समझे कि जान की कीमत पर डिलीवरी कतई उचित नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंतजार का फल मीठा होता है, जैसे सुक्ति केवल किताबी बात बनकर रह गई है। और इस मामले में कंपनियों का भी फर्ज होता है कि वे सबसे पहले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखें, केवल ग्राहकों को खुश करने के चक्कर में जोखिम वाली योजनाओं को लागू न करें। वर्तमान में भारत में करीब 1.5 करोड़ वर्कर गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या आने वाले सालों में बढ़कर 5 करोड़ और 10 करोड़ तक हो सकती है। इसमें जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला जैसी कंपनियां भी हैं। ये कंपनियां अपने ग्राहकों को 10 मिनट में खाना और किराने का सामान डिलीवरी करवाने का वादा करती है। ये डिलीवरी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि एजेंट यह डिलीवरी करते हैं। जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं, ये डिलीवरियां निजी वाहनों पर की जाती है, जिसके कारण कई बार दुर्घटना होने के चलते इन लोगों को इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा नहीं देती है। सरकार को इन डिलीवरी कंपनियों को विनियमित करना चाहिए, जिससे आप देखिए कर्मचारियों को इन डिलीवरी कंपनियों के वास्तविक लक्ष्य को बचाया जा सके। किसी को की जान के जोखिम पर डिलीवरी कई जिंदगियों को तबाह कर सकती है। हम यह समझने की जरूरत है कि इतने घातक परिणाम के बाद ग्राहक और विक्रेता दोनों को समझना चाहिए कि जान है तो जहान है, भले ही वह जान स्वयं की ना हो, डिलीवरी मैन को ही क्यों ना हो। स्वयं को डिलीवरी मैन के स्थान पर रखकर कंपनियों और ग्राहक सोचें तो स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकती है। ये टिप्पणियां रहती हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग। अभूतपूर्व संकट के दौर में मानव पलायन। दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पर उतारे जाने और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए जिन समाचारों ने हाल में चर्चा बनाई, वह विमान सुरक्षित रूप से मुंबई पहुंच चुका है। इस विमान में लगभग 300 लोग थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय थे। अब तक जांच पड़ताल से यह संकेत मिला है कि इस विमान से अधिकांश लोग अवैध रूप से अमेरिका या कनाडा पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, जो मानव पलायन के संकट को दर्शाता है। और अभी एक डंकी मूवी भी आई हुई है, उसमें भी इसी तरह तो दिखाया जाता है। वैश्विक समस्या बन रहा है अवैध प्रवासन। देखिए, एक तो बात होता है वैध कि आप वहाँ से वीजा ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं और जा रहे हैं। एक अवैध होता है, गैर कानूनी तरीके से आप जाते हैं, फूल की माला खरी तंज कसा जाता है। जोर पकड़ता मतांतरित आदिवासियों का मुद्दा। ये देखिए क्या रहता है कि अपना मत बदल देना एक तरह से, और एक खासकर आप देखिए पैसों में लोग बदल देते हैं, अपने धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। आत्मनिर्भर की ओर बड़ा देश। बीत रहा वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए उपलब्धियों वाला कहा जाएगा, क्योंकि इस वर्ष भारत अनेक रक्षा चुनौतियों से निपटने के साथ ही अपनी सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में सक्षम रहा है। 15 वर्ष और चलेगा देश के कच्चे तेल का भंडार। संसदीय समिति ने कहा कि नए भंडार नहीं खोजे तो आयातित क्रूड पर 100% होना पड़ेगा हमें निर्भर। अभी भी अधिकतर हम लोग कच्चा तेल बाहरी देशों से मंगाते हैं। ठीक है, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों का नहीं दिखा कोई असर। आयातित क्रूड पर निर्भरता बढ़कर 87% से ज्यादा है। 44.78 करोड़ टन कच्चे तेल का भंडार था वर्ष 2022 में। निश्चिंत रहें, कभी नहीं डूबेंगे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आरबीआई ने कहा है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
फर्स्ट क्राई के आईपीओ में पूरी हिस्सेदारी बेचेगी रतन टाटा। मार्च 2025 तक तुअर के आयात पर अंकुश नहीं है। और ब्रोकर के पास बड़ी राशि ग्राहकों को मिलेगी जल्द। शेयर ब्रोकर। जीएसटी डिमांड नोटिस जारी करने की समय सीमा बढ़ाई गई। 2017 में आया था जीएसटी। रिलायंस दुनिया की शीर्ष 10 समूह में आने का लक्ष्य है, मुकेश कह रहे हैं। अंबानी। टेस्ला के गुजरात में संयंत्र लगाने को लेकर सरकार बेहद आशान्वित है, मंत्री कह रहे हैं। ई कॉमर्स निर्यात को भी रोडमैप इसके स्कीम का लाभ। योजना के विस्तार से लागत में आएगी कमी। कोरियर व पोस्ट ऑफिस से कर सकेंगे निर्यात। ई कॉमर्स निर्यात पर जारी की गई हैंडबुक है। अच्छी बात है। ये जानलेवा हमला करने वाले वन्यजीव को आत्मरक्षा के लिए मार सकता है इंसान। नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुपालन का निर्देश दिया इसमें। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अब आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी चल रहा है। उठापटक इजराइल हमास के बीच चल रहा है, वहाँ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। तीस्ता पर चीन के प्रस्ताव पर भारत के हितों का ध्यान रखेगा बांग्लादेश। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में दी जानकारी। चीन ने नई नदी पर विकास कार्यों में सहयोग के लिए दिया प्रस्ताव। तीस्ता नदी है ना, उसी पर। विदेशी चुकता चीनी से दिलचस्प हो गया बांग्लादेश में चुनाव। 30 से अधिक देशों के 210 लोगों ने बांग्लादेश में चुनाव पर्यवेक्षक बनने को किया आवेदन। बांग्लादेश में चुनाव है ना, ये बांग्लादेश है। आप देखिए ये कब आज़ाद हुआ था, कब देश बना था, ये आप लोग बताइए। अमेरिका का यूक्रेन के लिए 25 करोड़ डॉलर के पैकेज का ऐलान हुआ है। अब आप देखिए इसीलिए यूक्रेन को काफ़ी मदद मिल रही है, इसीलिए रूस के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान में मौजूदा आर्थिक मॉडल काम नहीं कर रहा है, विश्व बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ये, और मैं हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के संस्थानों के बारे में जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ट्रंप का आयोग ठहराने के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील। कोलोराडो रिपब्लिकन पार्टी ने राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दी चुनौती। कोर्ट ने कैपिटल हिंसा के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के आयोग ठहराए गए थे ना डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की बात हो रही है। ये आपका खेल का क्षेत्र है। पूर्व डिफेंडर प्रवीण मजूमदार का कोलकाता में डेथ हो गई है इनकी। वार्नर विंडीज के विरुद्ध वनडे T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई के अनुभवी बल्लेबाज की बात हो रही। सरकार बदलने से हैदराबाद में फार्मूला ई को लेकर चिंता जताई जा रही है। अलकराज ने रियाद सीजन कप में जोकोविक को हराया। स्पेन के कार्लोस अलकराज की बात हो रही है। मार्श स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को संभाला। ये सब WFI की निलंबन को अदालत में चुनौती देंगे संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बने थे ना, और 2 दिन में ही इनकी खुशियां वापसी कर ली गई, निलंबित कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं मैनचेस्टर सिटी की जीत के साथ शीर्ष पर पहुंचा है, आप देखेंगे। एक्शन की कौन से चमक उठा पर्दा, ये भी देख लिया करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो। SYL नहर निर्माण के लिए तैयार नहीं है मान। यह सतलुज यमुना लिंक नहर है ना, ये आप देखिए पंजाब और हरियाणा में चलता रहता है। और CM मनोहर लाल को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पंजाब को सकारात्मक रुख दिखाना पड़ेगा। बोले पंजाब में बैठक में स्वीकार किया गया पाकिस्तान जा रहा पानी अब हरी एक डैम से डाइवर्ट करेगा। मां बनने का अधिकार महत्वपूर्ण मानव अधिकारों में से एक है, हाईकोर्ट ने कहा। निजी क्षेत्र में चल रहे शिक्षण संस्थान से जुड़े मातृत्व अवकाश मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का कोर्ट ने व्यवस्था दी है। यहाँ आप देख लीजिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। कोलकाता में रखेगी भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की आधारशिला। 1972 में आज ही कोलकाता में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की आधारशिला रखी थी। 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो सेवा 3.4 किलोमीटर के लिए एस्प्लेनेड और भवानीपुर अब नेताजी भवन के बीच शुरू हुई थी। सेना में शामिल हुआ देश का पहला स्वदेशी युद्धक टैंक विजयंत। 1965 में आज ही भारत में पहली स्वदेशी टैंक विजयंत को सेना में शामिल किया गया था। विजयंत का 1971 में भारत पाक युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार में व्यापक उपयोग हुआ था।
और इसे 2008 में थल सेना से सेवानिवृत्त किया गया। इसकी अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं राजेश खन्ना। दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म 1942 में आज ही के अमृतसर में हुआ था। अब स्कूल में पढ़ाई के दौरान आप देखिए ही अभिनय रुचि लेने लगे। 1966 में फिल्म आखिरी खत में हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की। 1969 में फिल्म आराधना में उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। वे भारत के पहले और इकलौते एक्टर रहे हैं जिन्होंने 1969 में से 1971 तक लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दी। करियर में कटी पतंग, अमर प्रेम, दागे, पोएम ऑफ लव, बावर्ची, अमर प्रेम सहित 168 से अधिक फिल्में की। और 12 वर्षीय बच्चे ने मोबाइल कैमरे में खींची जेली फिश की तस्वीर। इंग्लैंड की बात है। कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार की गुणवत्ता जानना है हमें। वनस्पति आधारित LCD लंबे समय से धीमी गति से वजन बढ़ने से पाए गए हैं जुड़े हैं। पशु स्रोत वाले प्रोटीन और फैट या परिष्कृत LCD बढ़ाने में वजन की बात हो रही है। स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। नींद की खराब गुणवत्ता से बढ़ता है हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम। अनुसंधान कह रहा है न्यूनतम लागत व कम समय में बनेगी कैंसर की दवा। और कैंसर की दवा में उपयोग होने वाले पौधों की मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में सफल हुए IIT मंडी व मद्रास के शोधार्थी। और 5 गुना बढ़ेगा कैप्टोथेसिन का उत्पादन और लुप्तप्राय पौधों को बचाने में मिलेगी। इंजीनियर प्लांट सेल बायो फैक्ट्री का रास्ता भी खुला। अजगर को काटकर बचाई अपनी जान। ये आप देखिए फिलीपींस की बात हो रही है। चलिए ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव तो जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़िए।